पैनी नजर। नमस्कार, उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सौगात मिल गई है। पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के साथ पूर्वांचल वासियों को एक्सप्रेस वे की सौगात दी। पूर्वांचल में कल जहां पीएम मोदी एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर रहे थे, तो वहीं आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुबह सपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर गाजीपुर से समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाली है। गाजीपुर से लखनऊ तक होने वाली समाजवादी विजय यात्रा में रहेंगे अखिलेश यादव। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन की वजह से आपको बता दें कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा रद्द हो गई थी। समाजवादी पार्टी एक लंबे समय से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को समाजवादी सरकार में घोषित योजनाओं का प्रोजेक्ट बताकर बीजेपी पर हमलावर है। अखिलेश यादव यहां तक कह चुके हैं कि पीएम मोदी को पूरे भारत में कहीं भी उद्घाटन के लिए ऐसा एक्सप्रेसवे नहीं मिला जैसा यूपी के पूर्वांचल में मिला। आपको बता दें कि साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधे टक्कर देखी जा रही है। ऐसे में पूर्वांचल बेहद ही अहम हो जाता है, क्योंकि जिस एक्सप्रेसवे के जरिए पूर्वांचल को साधने की कोशिश दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, वो तकरीबन 54 सीटें रखाता है। और जो एक्सप्रेसवे है, बात उसकी ही की जा रही है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी को इसमें 34 सीटें उस वक्त मिली थी। ऐसे में पूर्वांचल पर किसका कब्जा होगा, इसको लेकर ही वोटरों को लुभाने की कोशिश दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। वहीं पीएम मोदी बुंदेलखंड में भी बीजेपी की बिसात बिछा रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में एक्सपर्ट पैनल भी शामिल होंगे। मैं सीधे अपने पैनल का रुख करना चाहूंगा। संजीव कपासिया जी राजनीतिक संपादक है, वो उस डिबेट का संचालन करेंगे। किस तरीके से राजनीतिक बिसात बिछ रही है बीजेपी समाजवादी पार्टी, आरोप प्रत्यारोप का दौर, समाजवादी विजय रथ यात्रा। संजीव जी, किस नजरिए से आप देख रहे हैं पूर्वांचल की दशा और दिशा? बिल्कुल धन्यवाद सौरभ जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं और सौरभ जी, उत्तर प्रदेश में इसलिए पूरी तरीके से सियासी जमावड़ा तेज हो गया है। देश के प्रधानमंत्री ने कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, तो आज जवाब में समाजवादी पार्टी ने और सुभाषपा ने समाजवादी विजय रथ यात्रा की शुरुआत कर दी है। गाजीपुर से राजधानी लखनऊ तक ये यात्रा पहुंचेगी। इसके अलावा कांग्रेस की प्रियंका गांधी चित्रकूट में बेटी हूं लड़ सकती हूं इस थीम पर महिलाओं से बात कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झांसी और महोबा में रहेंगे। तो यानी कि देश की सियासत का गढ़ अब उत्तर प्रदेश बन गया है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से दीपक बघेल और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अभिषेक वाजपेयी और वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर अभिमन्यु त्यागी मौजूद है। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से ही, दीपक जी, क्या आपको लगता है कि कल जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, हालांकि जनता का बड़ा हुजूम देखने को मिला, लेकिन उसी के जवाब में आज समाजवादी विजय रथ यात्रा की शुरुआत हुई है और उसी तरीके की भीड़ अमूमन इसमें भी दिखाई दी। क्या आपको लगता है कि आपकी सीधी लड़ाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से है? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी में जो जिस प्रकार की भीड़ नजर आ रही है, तो कल कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे जिसमें जिस प्रकार से ये संजीव जी इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं उनको टिकट देते हुए मिले, उनको टोकन देते हुए मिले कि इस टोकन को दिखाइएगा, बाद में पैसे लेके जाइएगा। तो किस प्रकार से इनकी भीड़ इकट्ठा की जा रही है वो आपको और प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से देख रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम की बात हो, तो बहुत लंबे समय से उपेक्षित पूर्वांचल को कितनी सरकारें आई और गई और पूर्वांचल को उपेक्षित रखा गया, और उस अपेक्षित उपेक्षित पूर्वांचल के लिए आज वर्तमान भाजपा सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देकर उन 9 जिलों में तरक्की की राह खोली है और इससे संपूर्ण पूर्वांचल को विकास के एक नई आयाम की ओर लेकर जोड़ा है। आज पूर्वांचल का कोई व्यक्ति लखनऊ सिर्फ 4 घंटे में पहुंच जाएगा, वो सीधा दिल्ली तक जा सकता है, और बिहार का व्यक्ति भी आज उसे बिना किसी परेशानी के सर पर लेकिन दीपक जी, आपने जो इमारत खड़ी की उसकी नींव तो समाजवादी पार्टी ने ही रखी थी। इस बात को आपको मानने में ऐतराज क्या है? जी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया। सवाल यह है कि जिस इमारत को आपने खड़ा किया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में, उस इमारत की नींव तो समाजवादी पार्टी सरकार में रखी गई थी। इस बात को मानने में आपकी पार्टी को, आपके नेताओं को ऐतराज क्या है? जी संजीव जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसकी पार्टी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव
समाजवादी पार्टी की सरकार ने रखी। मैं आपको इसमें 2 तथ्य दूंगा। वो तारीख क्या थी जब समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो पोस्टर लॉन्च किया, उसमें 20 से 22 दिसंबर की तारीख, उनके में शायद 22 दिसंबर की तारीख दिखाई दे रही है उस पोस्टर में। सरकार में आचार संहिता कब लागू हुई नए चुनावों के लिए? 1 या 2 जनवरी की बात है, शायद आपको याद हो, आपको अच्छी तरह से याद हो, 1 या 2 हम्म। जनवरी के तो आप देख लीजिए, केवल 10 दिन का अंतराल भी नहीं, 10 दिन के अंतराल के पहले केवल आकर वहां पे एक पोस्टर लॉन्च किया गया। यही समाजवादी लोग 2014 में भारत सरकार के द्वारा आया भूमि अधिग्रहण कानून, ये उसका विरोध कर रहे थे, तो इन्होंने भूमि अधिग्रहण कैसे कर ली? इन्होंने ठीक किसी है, भी एक्सप्रेसवे ठीक है को बनाने के लिए कम से कम दीपक 90% जी, ठीक भूमि है। का अधिग्रहण होना डिबेट को आवश्यक है। एक एक सवाल सबसे हो जाए। दीपक जी, आपकी बात का सवाल भी हो जाए। हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी हैं, और सबसे पहले तो अभिषेक जी आपको बहुत बहुत बधाई। पहले आप कांग्रेस की ओर से बैठते थे, आज पहली बार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे चैनल पर सम्मिलित हैं, और आपने अपने साथी दीपक बघेल के तमाम आरोपों को भी झेला, और पहली बार समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए पहला सवाल यही है कि दीपक जी का कहना है कि इमारत भले ही इन्होंने बनाई है, और नींव के जो आप श्रेय लेने की कोशिश करती है आपकी पार्टी, वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जितनी चीजें आनन फानन में की गई, जल्दबाजी में की गई, उसको कहीं ना कहीं आरोप लगना जायज भी है। अभिषेक जी। देखिए संजीव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार। और दीपक भाई ने भी जो जो प्रश्न किया, उसमें सबसे पहला प्रश्न मैं आपको बता दूं जो उन्होंने किया था, कि जिस भीड़ की बात कर रहे थे, तो उस भीड़ में किसी से छुपा नहीं हुआ है कि कैसे भीड़ लाई जाती है, ये लोग बड़े अच्छे से जानते हैं। और डीएम साहब ने कहा भी हुआ कि 40 लाख रुपए मांगा कि जो भी बसें हैं उसके लिए, भीड़ लाने के लिए। तो समझ सकते हैं कि ये लोग किस चरित्र के लोग हैं और कैसे भीड़ लाई जाती है। कम से कम मानते तो हैं, कम से कम कि 40 लाख रुपए मांगते हैं बसों के लिए ताकि भीड़ लाई जा सके। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज जो आपका प्रश्न है, देखिए किसी भी व्यक्ति को, संजीव जी आप भी अगर अपना घर बनाते हैं तो सबसे पहले जमीन की तलाश करते हैं, कि जमीन लेने में ही लोगों को वर्षों बीत जाते हैं, क्योंकि वही सबसे पहला स्टेप होता है, वही बुनियादी स्टेप होता है। अगर भूमि अधिग्रहण नहीं होगा तो बनाएंगे किस पे आप? भूमि अधिग्रहण जो सबसे पहले समाजवादी सरकार में हुआ था, और वही सबसे पहला स्टेप था, क्योंकि जब भूमि अधिग्रहण होता तो कई सारे पेच आते हैं, कई सारे लोग नाराज होते हैं। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्होंने देखे किसी भी विवाद से बचते हुए उन्होंने कैसे लोगों को बिना किसी विवाद के मुआवजा दिलाया और भूमि अधिग्रहण किया। 90% भूमि अधिग्रहण जो था वो सपा सरकार में हो चुका था। दूसरी बात। नंबर तीसरी बात कि 10% जो भूमि अधिग्रहण बचा हुआ था, उस भूमि अधिग्रहण में देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने घोटाला कैसे किया। 10% में उसकी चौड़ाई कम कर दी, उसकी थोड़ी सी लंबाई कम कर दी, उसकी मोटाई कम कर दी। तो भाई लेकिन उन्होंने कहा बजट भी, लेकिन बजट भी तो नीचे गया। अभिषेक जी बजट भी तो कम हुआ है। तो इन सब चीजों के पैरामीटर समाजवादी पार्टी ने कभी तय नहीं किए। उसने जनता के विकास के लिए हर एक पायदान से मजबूती से खड़े होकर के जनता के लिए ईमानदारी से काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी अभिषेक जी आज प्रियंका गांधी चित्रकूट में बेटी हूं लड़ सकती हूं महिलाओं से इंटरेक्ट कर रही हैं। महिलाओं से कानून व्यवस्था, सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगी। और कांग्रेस ने 40% टिकट महिलाओं को देने की अनाउंसमेंट की है। आधी आबादी को साधने की कोशिश कांग्रेस ने की है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए संजीव जी, आपने जो प्रश्न किया उसमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कार्यकर्ताओं की जो बात है वो सुनता कौन है। सबसे प्रमुख चीज है, अगर किसी पार्टी में कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाएगी या उनके समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, तो हम कितना भी चिल्ला लें कि महिलाओं को हम 40% टिकट देंगे, बाकी जो टिकट देंगे उसमें कार्यकर्ता ही तो शामिल होंगे। एक पार्टी की बुनियाद होती है कार्यकर्ता। अगर कार्यकर्ता ही आपके पास नहीं होंगे और कार्यकर्ता की सुनी नहीं जाएगी तो उस पार्टी का जनाधार क्या होगा, उस पार्टी का क्या होगा, ये भगवान भरोसे। ठीक है, अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ हैं। अभिमन्यु जी, आपकी नेता लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे कर रही हैं,
प्रियंका गांधी लगातार लोगों को जोड़ने का काम कर रही हैं, लेकिन आप ही के पुराने साथी जो आपका साथ छोड़ गए हैं, उनके आरोप ये हैं कि कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता, प्रियंका गांधी तक कार्यकर्ता पहुंच नहीं पाता, अपनी शिकायतें नहीं बता पाते, तो वोटर कैसे आपके साथ जुड़ेगा, उत्तर प्रदेश की जनता कैसे आपके साथ जुड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि प्रियंका गांधी आज चित्रकूट में बेटियों से बात करेंगी, महिलाओं से बात करेंगी, अच्छी बात है, लेकिन कार्यकर्ताओं का सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। अभिमन्यु जी। नमस्कार। कांग्रेस पार्टी हमेशा से कार्यकर्ताओं की पार्टी कहलाई गई है, और अगर कार्यकर्ताओं की कहीं सबसे ज्यादा सुनवाई है तो वो कांग्रेस पार्टी में ही है। पर बहुत सी बार दीपक जी मुस्कुरा रहे हैं, दीपक जी के मजबूरीवश पास चलेंगे, अपनी बात पूरी करिए। या किसी लालचवश अति महत्वाकांक्षा में लोग दलों को छोड़ जाते हैं, तो वो उनमें बुराइयां देखते हैं, खामियां देखते हैं। आज समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जरूर कहीं कहीं सड़क पर दिख जाता है, पर इनके नेता पिछले 5 साल से ट्वीट खेल रहे हैं। चाहे मोहम्मद आजम खान साहब की गिरफ्तारी का मामला हो, एक बार भी ये सड़क पर नहीं आए। चाहे डॉक्टर कपिल की गिरफ्तारी का मामला हो, एक बार भी ये सड़क पर नहीं आए। चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे सोनभद्र का मामला हो, चाहे हाथरस में दलित लड़की के बलात्कार के बाद हत्या का मामला हो, चाहे आजमगढ़ और मेरठ में CNRC के दौरान हिंसा का मामला हो, एक बार भी अखिलेश यादव जी नहीं दिखे। यहाँ तक कि 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए। ठीक है अभिमन्यु जी, ठीक है, अखिलेश यादव कहीं दिखाई नहीं दिए। अखिलेश, हम आपकी बात जरूर कहीं दिखा। सवाल सुनिए, सवाल ऐसे नहीं, ऐसे चीजें नहीं बढ़ेंगी आगे। अभिमन्यु जी आपकी बात आ गई, सवाल तो लीजिए। आपकी बातें सही हैं, ट्वीट पर रहे लगातार अखिलेश यादव जी, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने वाले लोगों की तादाद बढ़ी है, कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में लोग जा रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में लोग जा रहे हैं। जब आप अपने लोगों को अपने साथ सहेज के नहीं रख सकते, तो आप उस उत्तर प्रदेश के विकास की परिकल्पना कैसे सजा सकते हैं, कैसे संजो सकते हैं? देखिए, हमारी एक बात कहनी है, जब से समाजवादी पार्टी बनी है, जितनी आज वो कमजोर है, इतनी वो कभी कमजोर नहीं रही है। तभी जो आम लोग हैं, आम जन है उत्तर प्रदेश में, वो प्रियंका गांधी जी की तरफ और कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही हैं। और हम तो निवेदन करते हैं इन लोगों से जो कांग्रेस पार्टी से गए हैं कि वो वापस आ जाएं। हमारे नेता राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि डरो मत। ठीक है दीपक जी, आपको याद है 2017 का वो स्लोगन? दीपक जी, आपको 2017 का वो स्लोगन याद है जिसमें यूपी के दो लड़के वाला स्लोगन? आज अलग अलग बातें हो रही हैं। अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी नीचे की ओर जा रही है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है इस नूरा कुश्ती को? बिल्कुल। पहले तो कांग्रेस पार्टी मार्च पर थी, और मार्च पे से सीधा अभिषेक जी अब जैम पर आकर टिके हैं। मार्च का मतलब है मणिशंकर अय्यर, अलवी साहब, राहुल जी और सलमान खुर्शीद जी। तो इन सब का जो अभी ये कह रहे हैं ना, बहुत शिखर पर थे, तो मैं बताता रहा हूँ, ये मार्च पर थे, और मार्च पर से सीधे जिन्ना, आजम और मुख्तार पर आकर टिक गए अभिषेक जी। तो अभिषेक जी तो अभी टाइटैनिक डूब रहा है, इनका कांग्रेस का जो टाइटैनिक है वो धीरे धीरे करके डूब रहा है। तो अभिषेक जी ने तो अपने नैया पकड़ ली समाजवादियों के साथ में। उन्होंने कहा कि समाजवादी पे टिक जाते हैं। ये कह रहे हैं कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। बिल्कुल साहब, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आपका कार्यकर्ता राहुल गांधी, आपका कार्यकर्ता सोनिया गांधी, आपका कार्यकर्ता प्रियंका गांधी, मतलब लेकिन सियासी चर्चाओं में, लेकिन दीपक जी, अभिमन्यु जी आपके पास हम लौटेंगे। अभिमन्यु जी आपके पास हम आएंगे। अंबानी, अडानी। अरे ठीक है अभिमन्यु जी सवाल हमें करने दीजिए, सवाल हम करें। अरे ठीक है अभिमन्यु जी, लेकिन दीपक जी, क्या आपको लगता है कि आपका कार्यकर्ता आपकी पार्टी से खुश है? क्योंकि जिस तरीके की बातें विधायकों द्वारा कही जाती हैं, आप ही की पार्टी के तमाम मंत्रियों द्वारा चिट्ठी लिखी गई मुख्यमंत्री को कि जिला प्रशासन के लोग सुनते नहीं है, आप ही के कार्यकर्ताओं की नाराजगी की चर्चा उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में है। जी संजीव जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मैं भी हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ रख रहा हूँ। मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस प्रकार से कई भारतीय जनता पार्टी में मौके मिलेंगे। अगर किसी और अन्य पार्टियों की बात करें तो किस प्रकार से उनमें
लोगों को उपेक्षित किया जाता है। एक परिवारवाद की जो नींव रखी थी, कोई कहता है समाजवादी है, कोई हम कहते हैं कांग्रेसवादी है, पर असल में ये सिर्फ परिवारवादी लोग हैं जो एक परिवार को चाहते हैं। और बाकी भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। या जमीन से उठकर कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है। आज वो एक दीपक बघेल भी हो सकता है, वो योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हो सकते हैं, पर इनकी पार्टी में अगर किसी का सरनेम टाइटल गांधी है तो वो बनेगा। उनके यहाँ पर अगर वो यादव परिवार से आता है तो वो बनेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने कोई नाराजगी नहीं है। आपके मंच के सामने स्पष्ट कर देता हूँ। और कुछ छिटपुट घटनाएं आपस में अगर कोई वाद विवाद होता है तो वो पार्टी के फोरम पे सुलझ जाता है। इनकी तरह ऐसा नहीं कि औरंगजेब बनाया जाता है। अभिषेक जी, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का विजय रथ रोकने के लिए देश के सबसे बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य नेता और उत्तर प्रदेश का सांसद बताने की जरूरत पड़ गई देश के प्रधानमंत्री को? क्या आप सोचते हैं, क्या आप समझते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश आना आपकी बढ़ती ताकत है या फिर कुछ और? अभिषेक जी, क्या अभिषेक जी आपको आवाज मिल रही है? दीपक जी आप ही से सवाल ले लेते हैं। दीपक जी, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जैसा आपकी पार्टी कहती है, लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड है बंगाल से आती है, मध्य प्रदेश से आती है, दूसरे राज्यों से आती है, लेकिन जब उनके खुद के प्रदेश में चुनाव होता है तो आखिर क्या वजह है कि देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को कमान अपने हाथ में लेनी पड़ रही है? आप समझिए कि देश के प्रधानमंत्री कल पूर्वांचल में थे, कल बुंदेलखंड में होंगे, परसों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होंगे। यानी उत्तर प्रदेश के जो तीनों हिस्से हैं, देश के प्रधानमंत्री को उनको साधने की जरूरत पड़ रही है। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी। आज वही तो बात मैं कह रहा था आपसे संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधार पार्टी है। अगर पार्टी कहीं किसी को कहती है तो वो वहां पे होता है कार्यक्रम। और उसके बाद में अगर प्रधानमंत्री जी की बात करें तो आप सोचिए, आजादी के 75वां वर्ष का अमृत महोत्सव हम बना रहे हैं आज। उसके बाद उपेक्षित पूर्वांचल को उसकी आजादी का एक एक्सप्रेसवे मिला है, जिसके माध्यम से आज वहां पर कितनी विकास की परियोजनाएं पहुंच रही हैं। कुशीनगर का एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, जहां पर ये तालिबान की बात करते हैं, ये तालिबान के समर्थक लोग, और हम वहां पर बंदगी, अहिंसा, परमो धर्म वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने बहुत विकास कराया, दीपक जी बहुत विकास कराया है, विकास की गंगा बही है। लेकिन आप ये बताइए कि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की जुगलबंदी, क्या थोड़ा बहुत डर है भाजपा में? देखिए, ये बिल्कुल कोई डर नहीं है। ये तोड़ने की राजनीति करने वाले लोग हैं और उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इनको अच्छी तरह से समझ रही है, इनके चाल चरित्र को अच्छी तरह से समझ रही है। ओम प्रकाश राजभर जी के जब ट्वीट आते हैं, जब वो टीवी पे बोलते हैं तो लोग किस प्रकार की चर्चा करते हैं। एक बार ओम प्रकाश राजभर जी को ये भी चर्चा करनी चाहिए और जानना चाहिए कि किस प्रकार की लोग चर्चा करते हैं। आज वो इस तरफ नजर आते हैं, उनका कोई स्थिरता है ही नहीं, वो कभी भी कहीं पे भी हो सकते हैं। वो तो सर्वविदित विद्यमान ऐसे अभिषेक जुड़ चुके हैं। ठीक है, अभिषेक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिषेक जी, दीपक जी का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की जुगलबंदी पूर्वांचल में कुछ करामात दिखाने वाली नहीं है, भले रोड शो में हजारों लाखों की भीड़ आ जाए। संजीव जी, मैं शॉर्ट में दोनों भाइयों का जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले अभिमन्यु जी से चालू करूंगा कि संजीव जी, मैंने आपके व्हाट्सएप पे एक रिकॉर्डिंग भेजी हुई है, उस रिकॉर्डिंग को सुनिए। जो इनके जिला अध्यक्ष है और जो वहां के लोग हैं वो इस कदर नाराज है कि 1100 रुपया सिर्फ फॉर्म जमा करवाई मांग रहे, तो क्या कार्यकर्ता की ये इज्जत करते हैं? आप इस बात को समझ लीजिए। नंबर एक बात है, ये मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेज दिया, आप चाहे तो चला करके अभिमन्यु जी को सुना भी दीजिए। नंबर एक बात, आपके नेता बिना पैसे लिए मुलाकात नहीं करते हैं। अरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप असली जितना दूर रहिए खर्चा पानी नहीं मिलता है, अभिमन्यु तो मुलाकात संभव नहीं है। अगर वहाँ खर्चा पानी पहुँच जाएगा तो उसी फ्लाइट में कार्यकर्ता लेके आ सकता है। आपका जवाब दे दीजिए। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के भाजपा से लड़ने की बजाय आपस में क्यों लड़ रहे हैं भाई? विपक्ष आपस में लड़ेगा। दीपक जी खुश हो रहे हैं, देखिए दीपक जी खुश हो रहे हैं आप लोगों की लड़ाई पर। अभिषेक जी आप तय तो करिए, आपकी लड़ाई किससे है? अभिषेक जी आप पहुंच गए, हमने इसलिए आपको निजी टिप्पणी। अभिमन्यु जी, कांग्रेस भटक गई है, कांग्रेस भटक गई है,
कांग्रेस भटक गई है भाई, आपको समाजवादी पार्टी से नहीं, आपको उत्तर प्रदेश में भाजपा से लड़ना है। देखिए आपके नहीं, साथी देखिए, प्रवक्ता खुश हो रहे हैं। संजीव जी पहली बात तो समझिए, हमारी लड़ाई हर एक उस व्यक्ति से है जो प्रदेश विरोधी है। हमारी हर एक लड़ाई उससे है। और जैसा कि अभी दीपक जी बात कर रहे हैं, अरे ये क्या बोलेंगे, सूप बोले, चल्ली क्या बोले, जिसमें 72 छेद, जिस पदाधिकारी, जिस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के दम पे ये सरकार बनाए थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आज कहां पे खड़े हुए हैं? हाशियत की नोक पे रख दिए गए हैं। जिस टेनी जी को अपने साथ में लेकर के योगी आदित्यनाथ जी मंच साझा करते हैं, उनके लड़के की राइफल से किसानों के ऊपर गोली चली हुई है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज वो राजनाथ जी कहां चले गए जो किसानों के हितों की बात करते थे? वो प्रधानमंत्री जी कहां चले गए जब एक फोन कॉल दूर थे? ये अपने पूंजीपति मित्रों के लिए साठगांठ कर लेते हैं, लेकिन कभी इनको जनता की सुध नहीं होती है। इनके पास विकास के कार्य को गिराने के लिए कुछ नहीं है। आज जिस जगह पे ये 40 लाख रुपए लेकर के भीड़ जुटाने की बात कर रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इनका बिखरता हुआ जनाधार और खोता हुआ विश्वास इस बात का प्रतीक है कि इनको 40 लाख रुपए लेकर के रोडवेज की बसें लेकर के भीड़ इनको जुटवानी पड़ रही है। और सबसे अहम चीज आप इस बात को समझिए कि अगर इनके पास कार्य गिनाने के लिए होता तो ये पंचायत चुनाव में लाठी, डंडा, कट्टा, बम, बारूद का इस्तेमाल न करते और महिलाओं से चीरहरण की कोशिश न करते। और सबसे अहम चीज, महंगाई के लिए इन्होंने क्या किया? आज इनके लोग सरकार के कहां चले गए? आज इनके लोग सरकार के लिए कहां चले गए? लेकिन अभिषेक जी कल तक आप जब टीवी पर चर्चा करते थे तब आप कहते थे कि अखिलेश यादव कोरोना काल के दौरान क्वारंटीन रहे, प्रियंका जी ने काम किया। आज आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने काम किया। नहीं, देखिए ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा कि अखिलेश यादव क्वारंटीन रहे। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। आप चाहे तो रिकॉर्ड खोल करके भी देख सकते हैं। सबसे अहम चीज देखिए कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चाहे कोविड काल से लेकर के आज तक हमेशा सड़क से सदन तक वो लड़ाई लड़ता रहा और लड़ता रहेगा, क्योंकि वो समाजवाद की बुनियाद है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल से हर एक उस व्यक्ति से जो इस लोकतंत्र को बचाना चाहता है, उत्तर प्रदेश को विकास के राह पे अग्रसर करवाना चाहता है, तो 2022 में साइकिल को लेकर के उत्तर प्रदेश में आए और माननीय अखिलेश यादव जी को वो गद्दी पर विराजमान करवाए। अभिषेक जी स्टूडियो से सौरभ जी कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी अभिषेक जी, मेरा एक सवाल आपसे सीधा ये है कि समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, हमारे तीनों ही सम्मानित प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं इस चर्चा में। काफ़ी लंबे समय से मैं इस चर्चा का संचालन भी कर रहा हूँ संजीव जी के साथ। सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि मेरा सवाल अभिषेक जी से ही है, और सवाल ये कि क्या समाजवादी पार्टी को कुछ बात कम लगी जो बीजेपी ने पूर्वांचल का एक तरीके से भेंट दे दी, पूर्वांचल को जो दिया है, एक तरीके से कहा जाए तो एक्सप्रेस वे सौगात दी है प्रधानमंत्री ने, तो क्या कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आपको श्रेय नहीं दिया गया, क्रेडिट नहीं दिया गया? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मेरा ये सवाल है, इस वजह से आपको कहीं कुछ कसर नजर आ रही है जो बातें अब निकल कर आई हैं? अखिलेश यादव भी क्योंकि मन से कह चुके हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट था, घोषित प्रोजेक्ट, वो बीजेपी कर रही है। देखिए सौरभ जी, आपका प्रश्न जो है बिल्कुल वाजिब है जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन इस बात को भी आप समझिए कि 90% भूमि अधिग्रहण सपा सरकार ने करवाया था, जो कि सबसे अहम किरदार अदा करती है जी। और अगर आप देखिए कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण बहुत जरूरी होता है। ये छोटा मोटा हाईवे नहीं है, छोटा मोटा एक्सप्रेसवे नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई अगर आप देखिए, चौड़ाई अगर आप देखिए, जो 90% भूमि अधिग्रहण जब हुआ था तो उसमें कितनी थी, और जो 10% जो बच गया था जिसका श्रेय बीजेपी सरकार ले रही है। और मैं इनकी जानकारी में आपकी ये भी दे दूं कि आप देश से आप लोगों ने भी खबरें चलाई। ठीक है, एक सवाल पहले ये काम चालू कर दिया था। ठीक है संजीव जी, इसमें एक सवाल यहाँ पर ये बहुत अहम है। उससे पहले ही जी सपा सरकार ने कई जगह पे अपने काम चालू कर दिए। अभिषेक जी, समय हमारे पास कम है जी। दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिमन्यु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात तय है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में पूरे देश की निगाहें
उत्तर प्रदेश के चुनाव पर होंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सियासी रूप से देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। आगे सौरभ जी कंटिन्यू करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात बिछ चुकी है। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तमाम जो क्षेत्र हैं उस पर वोटों को बात की जाए तो वोटरों को लुभाने की तमाम सियासी दल अपनी राजनीति बनाने की बिसात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी अपनी चाल चल रही है, समाजवादी पार्टी अपनी चाल चल रही है, आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। बुंदेलखंड में अब प्रधानमंत्री भी जाएंगे। बात यही है, सवाल यही है कि आखिरकार आगामी विधानसभा चुनाव में किसको सत्ता पर जो जनता है वो देखना चाहेगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए तो वो अब बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ आ चुके हैं। 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन था उनका। अब ऐसे में किस ओर जाएगी ये उत्तर प्रदेश विधानसभा जो आगामी चुनाव होंगे, ये चुनावों के बाद तय हो पाएगा। लेकिन सियासी कशमकश, सियासी नूरा कुश्ती खूब हो रही है। आगामी चुनाव होंगे, उसके बाद परिणाम आएगा, किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मेरे साथ उत्तर प्रदेश लाइव में इतना ही। नमस्कार।